वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। पॉलिटी में हमारा जो आज चैप्टर होने वाला है वो 5th चैप्टर होने वाला है। आज हम न्यायपालिका के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जुडिशरी को समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द मेजर things which is related to the judiciary. So we are just going to start this chapter and we will know how it works and how many parts of the judiciary. So इसके लिए हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यायपालिका है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून का जो शासन चलता है, इसका मतलब यह है कि सभी कानून जो है जो कानून है वो सभी लोगों के लिए बराबर है। ठीक है, जो कानून है वो लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होता है और हम देखते हैं कि जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्यायिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं। ठीक है, तो जहां नागरिक जो है वो न्याय के लिए जा सकते हैं। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी जो है हम देखते हैं ना कि भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इस भूमिका को इसलिए निभा पाती है क्योंकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या। ठीक है, वो कैसे स्वतंत्र है। ठीक है, निचली और हम बात करेंगे जो निचली और सर्वोच्च जो न्यायालय है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, जैसे विधायिका अपना काम करती है, ठीक है, कार्यपालिका अपना काम करती है, वैसे ही न्यायपालिका अपना काम करती है। और कार्यपालिका और जो विधायिका और जो कार्यपालिका है उससे यह अलग है। ठीक है, इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। इसीलिए जो है ये जो अपना कार्य है वो अच्छे से कर पाती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। ठीक है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है बात करेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका कैसी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अदालतें हैं वो बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती हैं। वे जो है यह तय कर सकती हैं कि जो हम देखते हैं ना कि जो बहुत सारे मुद्दे जो है आते हैं हमारे सामने और हम देखते हैं कि अदालतें उन पर फैसला सुनाती हैं और वह यह तय कर सकती है शिक्षक को विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वो राज्यों के विवादों को, जैसे मान लीजिए कि जल का बंटवारा है, जल के बंटवारों को सुलझा सकती हैं, अपराध के लिए जो है सजा सुना सकती हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि न्यायपालिका के जो कामों को जो है मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे विवादों का निपटारा हो गया, विवादों का निपटारा करती है ना। जैसे नागरिकों से जुड़े हुए जो भी जो अधिकार हैं या जो भी उनके विवाद हैं उनसे जो है वो निपटारा करती हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जैसे दो राज्यों के बीच में जो विवाद है उनका वो जो है निपटारा करती है, उन विवादों को सुनती है। केंद्र और राज्य के बीच जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को जो है सुनती है। तो इस तरीके की जो हम देखते हैं ना जिम्मेदारी है जो न्यायपालिका निभाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के बारे में। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है जाना है कि जो इसके जो भाग थे ना, तो भागों में जो है हमने पहले एक बात कर ली कि विवादों का निपटारा वगैरह, और उसके साथ साथ जो नागरिक और सरकार के बीच में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा, और दो राज्यों के बीच में जो है जो विवाद होता है उनका निपटारा। फिर उसके बाद हमने बात कर ली कि केंद्र और राज्यों के जो बीच जो मुद्दे होते हैं, जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करती है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या है।
न्यायिक न्यायिक समीक्षा। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। ठीक है, इसमें आते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई जो कानून है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात यह है कि कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, यानी जो न्यायपालिका है वो कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करती है। जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार, साथ साथ जो है स्वास्थ्य का जो अधिकार है उसका भी जो है हम चीजें जो है देखते हैं कि उसका भी जो है वो अधिकारी होता है, उसका बेहतर स्वास्थ्य के अधिकारी होता है, उसका जिम्मेदार जो है राज्य होता है। तो राज्य की जो जिम्मेदारी होती है वो नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की जो है गारंटी दे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम एक कोई अस्पताल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अस्पताल में कोई एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है ठीक से अगर उसको समय पर जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है तो उसको मुआवजा दिया जाता है जो उसको क्षतिपूर्ति के रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसको लेने से मना कर देते जी हम लेंगे नहीं, आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, ये है वो है, 70 किस्म की बातें देखने को मिलती है ना। तो वो पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट जाने के बाद जब कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसको सुना जाता है तो पता चलता है कि अस्पताल की लापरवाही थी, अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए उसको क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में मिलता है। ठीक है, अच्छा, राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार करना और आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाना जो है राज्य का काम है। और ये जो कोर्ट ने ये फैसला दिया उस जो है पीड़ित व्यक्ति को सुनने के बाद। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो थी वो 25 जनवरी 1950 के दिन हुई थी, जिस दिन हमारा जो देश गणतंत्र बना था। ठीक है, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 1949 की जो भाती है न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे 1958 में इस इमारत जो है जो आज का जो हम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है इसमें जो 1958 में इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नेता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और कोई भी जो कानून का अधिकारी, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे न्यायालय हो गया या कोई भी जो न्यायाधीश होगा अगर उसके अंडर आएगा तो हम देखते हैं कि वो उसको अपने जो फैसले लेने में उसको बाधित कर सकता है वो नेता, क्योंकि वो नेता ताकतवर है और उसके अंदर अगर वो न्यायाधीश या मान लीजिए जो कानून का जो जानकार है वो उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ना कि जो अगर जो न्यायाधीश होगा तो न्यायाधीश को जो है वो फैसले लेने से रोक सकता है। अगर उसके खिलाफ वो फैसले लेता है, उस नेता के खिलाफ अगर वो फैसले लेता है तो उसको जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको जो है फैसले जो होते हैं वो नेता के फेवर में लेने पड़ते हैं। तो इसको इस जो चीज को दूर करने के लिए, इस जो है चीज से निकलने के लिए हमारी जो भारतीय जो संविधान है इस तरह की जो है दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, वो मानता है कि हमारे जो संविधान में जो न्यायपालिका है पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए और उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है।
स्वतंत्रता का एकमात्र पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा हमने पहले भी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, शक्तियों का बंटवारा यह हमारे संविधान का बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य जो शाखाएं हैं वो न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले कि जो विधायिका और जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के जो कार्य है उसमें दखल नहीं दे सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अदालतें जो है सरकार के अधीन नहीं है और न ही वो सरकार की ओर से जो है काम करती हैं। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। ठीक है, उनका जो नियुक्ति जो होती है वो अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। ठीक है, अगर वो स्वतंत्र रहेगी तो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करेगी, और यही चीजें जो है हमारे संविधान में बताई गई हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके आधार पर जो है वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। ठीक है, उसको पावर है कि वो जो दुरुपयोग हो रही है और शक्तियां उनको रोक सकती है। हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी जो है करती है, रक्षा करने में भी अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जो है जो ये चीजें हैं वो संविधान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और हमें जो पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति हो जिसको लगता है कि वो किसी के द्वारा सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो अदालत में जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। ठीक है, अदालतों की संरचना, ठीक है, बनावट कैसी है या संरचना कैसी है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो देश है भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें काम करती हैं। ठीक है, जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, यानी लोकल लोगों का भी कह सकते हैं, लोकल लोगों का ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय कहते हैं। ये अदालतें जो होती हैं आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में जो है कार्य करती हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। इनके अलावा जो है हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। तो अभी हमारे राज्य में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हमारे राज्य में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी हाल ही में अमरावती बना था, ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय। हम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इसका जो टॉपिक है वो काफी थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है ना चैप्टर्स का। तो जो हम जो एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अलग से जानकारी इकट्ठी करेंगे कि इनका जो नियुक्ति कैसी होती है, कितने हाई कोर्ट है, कितने सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो जैसा आपको पता है जी एक ही है, वो जो सबसे ऊपरी जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि राज्य की जो सबसे ऊंची अदालत होती है वो हाई कोर्ट होती है, यानी राज्य की ऊंची अदालत जो होती है वो हाई कोर्ट होती है, और सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट कार्य करती है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है और जो है दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं, ठीक है। जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सभी जो अदालतें हैं उनको मान्य होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ विभिन्न स्तरों पर जो हम देखते हैं विभिन्न स्तरों पर ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और भारत में एकीकृत हम देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था इसमें ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने पड़ते हैं, ठीक है। अपीलीय व्यवस्था है, अपीलीय व्यवस्था के बारे में हम लोग मैं बता देता हूँ आपको अपीलीय व्यवस्था क्या है। मान लीजिए कि किसी निचली अदालत में हमने केस डाला,
ठीक है, वहां से हमें संतुष्टि वाला, जैसे ना, जैसे हम हमारे साथ, जैसे हमको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो निचली अदालत से हम ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, और जो ऊपरी अदालत फैसला सुनाएगी वो निचली अदालत को मानना होता है। ठीक है, तो ये है अपीलीय व्यवस्था। अब हम एक केस के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि राज्य है या दिल्ली प्रशासन और यानी राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य केस में क्या हुआ कि एक केस है अपीलीय, जो हम जो बात करें ना अपीलीय व्यवस्था के बारे में, एक केस हुआ था 1980 में। ठीक है, तो इस केस में ये हुआ था कि एक महिला है, उसकी शादी हुई और शादी के बाद ना उसको ये देखा गया कि किसी तरीके से मतलब वो जल जाती है और वो अस्पताल में जाती है। अस्पताल में जाने के बाद उसका निधन हो जाता है। ठीक है, तो जो उसमें दोषी कौन पाया जाता है, उसमें दोषी उसका पति जो है लक्ष्मण कुमार दोषी पाया जाता है। उसकी माता जी और उसके एक बड़े भाई वो दोषी पाए जाते हैं। तो वो जाते हैं निचली अदालत में, यानी जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं ना, तो वो जाते हैं जिला न्यायालय में, वहाँ सुनवाई होती है और सुनवाई में वो लोग दोषी पाए जाते हैं। और दोषी कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि उसके कुछ गवाह भी वहाँ पे मौजूद थे। और वो जो दोषी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाने के बाद ना उनको न्यायालय जो है, अधीनस्थ न्यायालय जो है, जो निचली अदालत है, उसने निचली अदालत ने उनको मौत की सजा सुनाई। अब कुछ 2-3 साल के बाद लगभग वो लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर देते हैं। हाई कोर्ट उनकी सुनवाई करती है। उसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट सुनवाई करती है, तो सुनवाई में क्या होता है कि उनको जो है दोष मुक्त कर दिया जाता है और उनको पर्याप्त सबूत के अभाव में उनको बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ संगठन इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। ठीक है, कुछ संगठनों ने इसके बारे में जो है विचार विमर्श किया और एक जो है PIL दाखिल किया। ठीक है, जनहित याचिका दायर की और जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और फिर से सुनवाई के दौरान जो है उनको दोषी पाया गया। और इसमें एक चीज हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अलग किस्म से एक फैसला दिया कि उसमें जो है उसका जो लेडीज जिनकी डेथ हुई थी, वो लेडीज का जो हस्बैंड था उसको और उसकी माता यानी उसको सास को जो है दोषी माना गया और उनको उम्र कैद की सजा दी गई और उसके जेठ को जो है बरी कर दिया गया, यानी जो उसका हस्बैंड का बड़ा भाई था उसको बरी कर दिया। तो इस तरीके से हम अपीलीय जो अधिकार है उसका जो है उसकी व्यवस्था जो जिस तरीके से दी गई हमारे भारत में, तो उस तरीके से उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, कहीं पर जिला न्यायालय कहा जाता है, अतिरिक्त सत्र न्यायालय कहा जाता है, प्रधान न्यायालय कहा जाता है, मजिस्ट्रेट जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, सिविल जज न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, इत्यादि नामों से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। ठीक है, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, तो दो तरीके की जो है विधि व्यवस्था में देखने को मिलती है। जैसे एक होता है फौजदारी कानून और एक होता है जो है सिविल। ठीक है, तो जो फौजदारी होता है, फौजदारी में क्या क्या शामिल है, तो जैसे दहेज हो गया, हत्या हो गया, यानी समाज के विरुद्ध जो अपराध होता है, और जो है इसमें चोरी और औरतों को तंग करना, इस तरीके से जो है इसमें आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन इसमें शामिल है। अब जो दूसरा है वो है जो सिविल यानी दीवानी कानून जो है, इसमें जो है जमीन की बिक्री हो गई, चीजों की खरीदारी हो गई, किराया या तलाक हो गया। जैसे मान लीजिए कोई किराएदार है, वो किराए के मकान में रहता है, उसको अगर लगता है कि भाई जो किराएदार है मकान खाली कराना चाहता है, किराएदार उसको परेशान कर रहा है, टाइम पे किराया नहीं दे रहा है, जो भी है उनके बीच अगर विवाद है तो सीधा न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, और जो किराएदार है उसको जो है अदालत फैसला सुना सकती है कि जो भाई मकान है सारा किराया चुकता करो और मकान खाली करो। तो इस तरीके से हमें जो है चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो हो गई विधि व्यवस्था जो विभिन्न शाखाएं हैं वो हो गई। तो किस तरीके से एक फौजदारी कानून हो गया और एक हमें दीवानी कानून देखने को मिलता है। तो अब हम जो है अगली बात ये करते हैं कि क्या हर व्यक्ति को अदालत में जाने का अधिकार है, क्या हर व्यक्ति जो है वो अदालत में जा सकता है। ठीक है, क्या
हर व्यक्ति अदालत जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जी हाँ। सभी को न्यायालय के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। ठीक है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उल्लंघन मामले में जो अगर मान लीजिए कि किसी को ये लगता है कि जो उनके अधिकार है, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, गरीबों के लिए ये चीजें काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि जो है लॉयर की व्यवस्था करना, कागजी कार्रवाई करना काफी खर्चीला काम है। ठीक है, तो तरह तरह की चीजें, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए रोजमर्रा का काम करने वाला जो अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला रहा हो इंसान, वो मुकदमा कैसे लड़ सकता है ना? तो इस तरीके से देखने को भी मिलता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 1980 के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी पीआईएल की व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इस तरह की जो हम देखते हैं ना कि इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो पहुंच को स्थापित करने का प्रयास किया। कोई भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, अगर पीड़ित व्यक्ति को ये लगता है कि पीड़ित व्यक्ति को कोई व्यक्ति जैसे देखता, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे लगता है कि वो इंसान पीड़ित है, तो मैं पीआईएल याचिका दायर कर सकता हूं उसकी तरफ से। ठीक है, उसको सुनवाई का पूरा अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो शुरू की गई 1980 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी जो है जनहित याचिका दायर कर सकता है, दाखिल कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट या यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल किया जा सकता है, यानी दायर किया जा सकता है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सुप्रीम जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या जो टेलीग्राम हम देखते हैं ना, कोई पत्र या टेलीग्राम को जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील की जो व्यवस्था है ना, जो मिड डे मील जो चलता है सरकारी या जो अर्ध सरकारी स्कूल होते हैं या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं, उसमें मिड डे मील का यानी जो बच्चों के भोजन की व्यवस्था है वो पीआईएल के माध्यम से ही शुरू किया गया था। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक हम बात करते हैं कि जो है राजस्थान में 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखा पड़ा। ठीक है, सरकार के यानी राज्य सरकार के पास अनाज होते हुए भी उसने जो है लोगों को देना मुनासिब नहीं समझा। और हम देखते हैं कि उस समय क्या हुआ कि लोग काफी जो है कहते हैं कि जैसे काफी लोग परेशान थे, है ना, सूखाग्रस्त होने के कारण अनाज उत्पन्न हुआ, जो है पौध खराब हो गई या फसल खराब हो गई, है ना। तो इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिली। तो काफी अनाज जो है का भंडारण करके रखा गया, लेकिन लोगों को देना जो है मुनासिब नहीं समझा गया। ठीक है, तो पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो निकाला गया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला और लोगों को उनके जीवन की रक्षा यानी जो हमने अभी स्वास्थ्य के बारे में बात की थी, अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है लोगों को जो है उसको देने के जो है ऑर्डर दिए गए। ठीक है, यानी अनाज को वितरित करने के ऑर्डर दिए गए, क्योंकि ये राज्य का जो है दायित्व है कि लोगों की जो खाने पीने का और जो उनके जीवन का जो अधिकार है उसको बनाए रखे। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमें आज क्या सीखने को मिला है, तो हमें जो है न्यायपालिका के बारे में जाना कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है और क्या हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है। और हमने बात की थी कि दीवानी और फौजदारी मुकदमों के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ हमने बात की अदालतों के बारे में, अदालतों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।